तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई पिछले क्लास में, याद दिलाओ, तो भूल ही गया। अरे नहीं भाई, फॉर्मूला पढ़ के आती हो नहीं फॉर्मूला। हाँ, टेम्परेचर वॉल्यूम ये हो गया था। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। किसकी? डेंसिटी। देखिए जरा सा, इधर देखिए, डेंसिटी। बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर मेनली हम लोग को जानना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ये बताऊंगा। तो डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? घनत्व को मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये डिफाइन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात खत्म। दैट्स व्हाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, हम क्या लिखने वाले हैं? वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? इसकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है बच्चों? एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें राइट, सीसी। ठीक है, इतना तो मालूम हम लोग को। वेल, अब सुनिए एक बात, हम वाटर के डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर में, फिजिक्स में भी मेनली वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और उससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसलिए सीख लीजिए आप सभी लोग। वाटर के डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। डेंसिटी ऑफ H2O एट, जानते हो कितना डिग्री पर? हाँ, ऐसा क्यों? मैं अभी बताने वाला हूं, अभी बता रहा हूं कैसे। यहाँ ग्राफ पहले बात कर लें। देखिए यहाँ पे पहले ग्राफ की बात कर लें आप बेटे। ये ग्राफ है, ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? ये ग्राफ है डेंसिटी वर्सेस यहां पर टेम्परेचर। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, और डेंसिटी जो लिखेंगे वो ग्राम पर सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वाटर का डेंसिटी ये 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे 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 बढ़ता गया, और ठीक यहां से देखिए 0 डिग्री से बढ़ा, दिख रहा है, और ठीक 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम हो गई, राइट। ये देखिए, एंड दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। समझ में आया? जो मैक्सिमम हुई वो कितनी हुई? तो 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है। अब आप जैसे ही टेम्परेचर इससे आगे बढ़ाएंगे, फिर डेंसिटी वापस क्या होने लगेगी? घटने लगेगी, और जैसी भाप बनेगा डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो टेम्परेचर इसके आगे बढ़ाने में हमारा वापस से डेंसिटी क्या होता है? घटने लगता है। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री टेम्परेचर पे है? याद रहेगा। और वो वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम। बहुत बढ़िया। अब आइए, इसी वाटर के डेंसिटी को आप 2 तरह के यूनिट में लिखेंगे। एक तो सीजीएस यूनिट में बेटा, और दूसरा एसआई यूनिट में, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम पर सीसी। आगे समझ में? चलिए अब आप लोग बताइए, 1 ग्राम को एसआई में बदलेंगे तो कितना केजी होगा? -3 किलोग्राम। क्लियर है सबको? और आप ही बताइए, 1 सीसी बराबर कल मैंने पढ़ाया था कितना क्यूबिक मीटर? जल्दी बोलो। जब सेंटीमीटर को एसआई में बदलोगे तो मीटर हो जाएगा ना। तो बताओ कितना था? 10 टू द पावर -6। याद आया? नहीं आया? समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम? 10 टू द पावर -6। अब ये किस में आ गया? क्यूबिक मीटर। क्या ये 3 से 3 कैंसिल? तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों ऊपर जाके? 3 kg पर मीटर क्यूब, राइट। यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ग्राम पर लीटर में लिखूं। किस में लिखूं बताओ? ग्राम पर लीटर।
तो ग्राम पर लीटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सीसी बराबर 10 का पावर -3 लीटर होता है। बोलो बच्चों, इसका मतलब हो गया कि ये सीधे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बटा 10 का पावर -3 लीटर, यानी 1 10 का पावर 3 ग्राम पर लीटर। am I right? कुछ पल्ले पड़ रहे क्या? क्या मैं इस 1 ग्राम पर सीसी को बच्चों 1 ग्राम पर सीसी को मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम पर ml? Is there any doubt? No sir, it's okay. So this is going to happen here. इसको आप ध्यान से समझिए। ओके, अगर आप यहाँ पे केजी पर लीटर लिखना चाहें तो कितना आएगा, केजी पर लीटर। आइए यहाँ पर हमको केजी पर लीटर में लाना। 1 ग्राम तो केजी हो ही गया, 10 का पावर -3 केजी हो गया, बट अब हम जानना चाहते हैं कि हमको लीटर में लाना है। तो लीटर में कैसे, सीसी को लीटर में लाओगे तो क्या करोगे, अरे 1 लीटर बराबर कितना ml, 1000 ml, यानी कि 1000 सीसी बोलो। तो 1 सीसी बराबर 10 का पावर -3 लीटर हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 10 का पावर -3 लीटर आया नहीं आया? इससे ये कैंसिल हुआ नहीं हुआ? तो आंसर हो गया 1 केजी पर लीटर। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये वाटर के अलग अलग डेंसिटी के टर्म में आपने देख लिया, एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। क्लियर है? अब देखिए इससे कितना फास्ट सवाल हम लोग बनाते हैं, नोट करो फिर बता। Done? You all are okay? इसका यूज क्या है सर, ये देखिए आप जरा से। क्वेश्चन है, फाइंड द mass of A। मेरे हाथ की तरफ देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर, वॉल्यूम इज गिवन, ओके, एट 4 डिग्री सेल्सियस। B
2 liter decimeter cube H2 at 4 degree Celsius. C 200 cc H2O at 4 degree Celsius. D 500 cc H2O at 400 degree Celsius. E 1000 cc H2O at 4 degree Celsius. राइट? नहीं आसान देख रहे हैं आप लोग? अब सुनिए आप, यहाँ पे क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है बोलो? और पूछ कह रहा है तो यार वॉल्यूम गिवन हो और अगर मास पूछा जाए तो क्या चीज चाहिए? और यस, मास इज इक्वल टू होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपसे 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी अब बताया नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड है। समझ गया हमारी बात? अब सुनो कैसे लोगे तुम लोग। यहाँ डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है या अलग अलग? अरे 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो भाई, तो लड़ाई खत्म हो गई ना। तो कैन यू राइट, यहाँ पर हमने लिखा 1 डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर बोलो, और डेंसिटी अभी कितना देखा था लीटर के केस में? सर जी 1000 या 1 kg पर लीटर था बोलो। लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब कह सकते हैं ना? इसका मतलब ये दोनों कट गया ना बेटा, तो सीधे आंसर कितना आया? 1000 ग्राम आया नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि सर जी अगर हमारे पास x लीटर या x डेसीमीटर क्यूब वाटर होता है तो हम बिना पूछे मोहल्ले में उसे लिख देंगे कि सर वो 1000 ग्राम वाटर है। राइट? तो समझ में आया? यानी कि x से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू x 1000 बोलो ना। अरे ये x है, x लीटर है ना, तो यहाँ x से क्या हो जाएगा? आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे यहाँ पे आपको कितना ग्राम आया है? यहाँ पे देखिए आप लोग 1 से कितना आया, तो x से कितना आएगा? 1000x, इतना क्या आएगा बेटा? ग्राम H2 आ जाएगा। अब लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी आप सुनिए। 1 लीटर वाटर हो तो कितना ग्राम हुआ? अरे 1 लीटर वाटर होगा तो कितना ग्राम पानी हुआ? 1000 हुआ। और अगर आधा लीटर हो तो 500 ग्राम, ग्राम बोलो पूरी तरह से। और 2 लीटर होगा तो 2000 ग्राम। 3 लीटर हुआ तो याद हो गया कि नहीं याद हुआ? इम्तिहान में आएगा मोलैरिटी निकालने के लिए 1 लीटर वाटर मोलैरिटी पूछा जाएगा। तो 1 लीटर वाटर का लफ्जी मतलब होता है सर जी कि वो 1000 ग्राम है। कितना ग्राम है? मैं बताऊंगा उसका यूज आगे, मोल निकालने में काम आएगा, फिर वहां चुप मत रहना। अब बताओ यहाँ पे ये कितना ग्राम हो जाएगा? सर जी ये हो जाएगा सीधे 1000 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। कोई दिक्कत है आप लोग को? अब आइए यहाँ पे बात करते हैं सीसी के अंदर। आपने अभी भी क्या पढ़ा था कि सर सीसी के केस में भी अगर मास निकालना हो तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करते हैं, और वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है? 200 सीसी यानी ml बोलो। और डेंसिटी कितना होता है बच्चों? 1 ग्राम पर सीसी। सीसी कैंसिल तो कितना ग्राम? इसका मतलब हुआ कि x cc H2O बराबर x ग्राम H2O बोलो। नहीं आया समझ में यार? यही हुआ ना? अरे x cc H2O बराबर x ग्राम H2O। तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू 200 सीसी इनटू 1 ग्राम सीसी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे सीसी था इसीलिए हमने यहाँ पर भी डेंसिटी को किस में लिखा है? सीसी में। सीसी से सीसी कैंसिल, 200 ग्राम बच गया। कंसेप्ट क्लियर है? तो डायरेक्ट अब आप बता दो तुम लोग, अगर ये 200 सीसी है तो कितना हुआ? ये 200 ग्राम। कितना हुआ बोलो? 200 ग्राम। अब ये कितना सीसी है? ये हो जाएगा 500 ग्राम। ये कितना सीसी है? 1000 ग्राम। कंसेप्ट समझ में आया? उतारो जल्दी से फटाफट। किधर?
बी में 2 लीटर डेसीमीटर क्यूब H2 at 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं 2 लीटर, ओहो गलती हो गया ना, ओनली 2 लीटर H2 होगा, सॉरी। ठीक है बेटा, 2 लीटर होगा, डेसीमीटर क्यूब कैसे आएगा? मिटा दो बच्चों। तो आप अपने कॉपी में हमेशा याद रखने के लिए और वाटर ओनली एट 4 डिग्री सेल्सियस याद रख लीजिएगा, ऑलवेज भूलने का नहीं कि सर जी x लीटर ऑब्लिक या इसको बोलो और x डेसीमीटर क्यूब H2O बराबर, है ना, हम लिखेंगे बिना पूछे किसी से 1000 x ग्राम H2O। क्लियर है बेटा? एक तो ये हो गया हमारा, ये नोट्स हो गया हमारा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, आपको बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा बार बार। ठीक है, जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैंने फला चीज को डिसॉल्व किया 1 लीटर पानी में, तो साफ साफ समझ जाना है कि वो पानी कितना ग्राम है, बस दोबारा पूछने पे बता देना फटाफट। ठीक है ना? और अगर हम क्या लिखते बेटा, अगर xcc लिखा हो H2 या xml लिखा हो, क्या चीज H2, तो इसका मतलब सीधे वो कितना ग्राम हो गया, x ग्राम H2। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं। क्या बोला मैंने? चलो नोट करो, फटाफट लिखो। मिटाया जाए बच्चों? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, रिलेटिव डेंसिटी, बोर्ड पे देखिए, रिलेटिव ये बताइए, अगर मुझसे आप बाहर मिल जाए और मेरे साथ कोई और पूछे कि ये कौन है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा स्टूडेंट है। इससे क्या पता चलता है, नाम का पता चलता है या रिलेशन का पता चलता है? इसका यानी कंपेयर कर रहे हैं ना, मुझसे उसको कंपेयर हो रहा, बोलिए। और यदि आप अपने पिताजी के साथ हो तो बेटा और पुत्र का पता चलेगा, और अगर दोस्त के साथ हो तो बोलेगा कि ये भिंडी है मेरा, ये बोलेगा क्या दोस्त ऐसी नाम तो रखते हैं, कितना गंदे होते हैं दोस्त, उल्टा सीधा नाम बिगाड़ देता है पूरा, ये बोलते हैं ना, और उससे भी खराब खराब नाम रख देता है सब। स्कूल में तो भयानक चलता है भाई, बहुत बुरा हाल है स्कूल का। तो ऐसे आप लोग नहीं करेंगे। तो पता चला बेटा कि ये रिलेटिव टर्म है, क्या है बोलो, रिलेटिव टर्म है। क्लियर है, समझ रहे हैं हमारी बात? यहाँ पर भी आपको रिलेट करना है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डेंसिटी को हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को, और ये आप आज जानिए अच्छे से कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि डेंसिटी को डेंसिटी से कंपेयर करना है। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी कट जाएगा तो क्या होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो पहली बात तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें या और भी रिलेटिव टर्म्स हम जब यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, दो वेलोसिटी का रेशियो होता है, जानते हो अपर्तनांक।
अरे अपर्तनांक तो सुना होगा हिंदी में, नहीं आया समझ में, तो उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ दो जगह पे ये डिफाइन होगा, और यही मुझे आपको सिखाना है, बात मत कीजिए। यहाँ पे दो जगह डिफाइन होगा, एक होगा इन केस ऑफ गैस, किसके केस में, रिलेटिव डेंसिटी इन केस ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, और एक होगा सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड या लिक्विड के केस में। बात समझ आ गई? तो जो गैस के केस में बात कर रहे हो तो वो सॉलिड और लिक्विड है बेटा। तो मान लिया कि लेट डेंसिटी y इज एनी गैस, y इज, बताओ, एनी गैस, तो इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या कहलाता है, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस y इज इक्वल टू कॉल्ड वेपर डेंसिटी, क्या कहलाता है बोलो, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी टर्म केवल गैस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। और ये होता है, यहाँ पर लिखेंगे टोटल डेंसिटी ऑफ दिस y2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ h2, क्या लिखेंगे बोलो, एट 27 एट STP एक टर्म आएगा, आपको अभी पढ़ाऊंगा मैं, STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ आ गया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है STP पर कि सर जी प्रेशर जो लिया गया है वो 180 लिया गया है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन लिया गया है, और जो मोल लिया गया है वो 1 मोल होगा। समझ मोस्टली आगे बात समझ में। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में यही होता है, और वॉल्यूम जो लिया है, मोल तो खैर चेंज भी कर सकता है, बट वॉल्यूम अगर लिया है तो वो 22.4 लीटर होता है, क्लियर है। और ये जो वॉल्यूम 22.4 होता है ये 1 मोल गैस का होता है, बोलो, और इसका मतलब 1 मोल गैस के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मोलर मास। समझ में आ गया? तो अगर किसी चीज का मोलर मास मालूम हो जाए मुझे, तो मैं कह सकता हूँ कि उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, पक्का। अगर किसी चीज का मोलर मास मालूम हो जाए तो हम वॉल्यूम कितना मान लेंगे, 22.4 लीटर। मास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है ना। तो वॉल्यूम तो हमने बता ही दिया, STP जब हम बोलेंगे तो डेंसिटी किसी y का डेंसिटी समथिंग कुछ होगा, कुछ तो होगा ना। तो डेंसिटी को और हम वॉल्यूम को, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, यही होता है ना। हम डेंसिटी लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी का रेशियो लेना चाह रहे हैं मास के टर्म में, तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास, मोलर मास यहाँ यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे मोलर मास ऑफ कौन सा गैस, Y2 का, एट कितना पर, 273 केल्विन पर, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एट कितना पर ले लेंगे, 273 केल्विन पर। ध्यान से सुनियो, तो मोलर मास जो हो जाएगा हमारा My2 का डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2, चूंकि ये गैस तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, बोलो। और यहाँ पे हो जाएगा बेटा वेपर डेंसिटी ऑफ दैट Y2। तो आपने ये रिलेशन देख लिया, और इसका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में इस्तेमाल है। क्या देखा आप लोगों ने, वेपर डेंसिटी ऑफ Y गैस बराबर मोलर मास ऑफ दैट Y डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया? अरे नहीं आया क्या समझ में? उससे पहले हमने डेंसिटी लिखा था, बोलो, डेंसिटी को तोड़ दिया मोलर मास और वॉल्यूम के टर्म में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? 22.4 लीटर में सबका ये दिखा दिया ने, 273 पे ये आ गया, 273 बोले तो 22.4 लीटर में, बोलो ना। तो सुना हमारी बात बेटा। अब यही हमारा रिलेशन हमेशा याद रहेगा, तो ऊपर भी मोलर मास, नीचे भी मोलर मास, या ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कट गया। दैट्स व्हाई वेपर डेंसिटी हैज नो एनी यूनिट। तो किसी भी गैस का बेटा ये टर्म वेपर डेंसिटी जो यूज करेंगे, ये रिलेटिव डेंसिटी का एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ लिख दिया, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Y2। बोलो बेटा, गैस जो है Y2 का फॉर्म में पाया जाएगा, या Y के फॉर्म में भी, इनर्ट गैस है तो Y के फॉर्म में पाया जाएगा, एटम के फॉर्म में। बस आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि डेंसिटी जो होता है किसी भी गैस का, उसका रिलेशन इस तरीके से आता है, मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाई 2, हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया है। क्लियर हो गया? तो अब एक बात बताओ तो तुम लोग, अगर हमको यहाँ पे मोलर मास ऑफ Y2 निकालना हो तो हम क्या करने वाले हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिखूं या नहीं लिखूं? तो Y2 का अगर हमको वेपर डेंसिटी मालूम हो जाए तो उसका मोलर मास पता चल जाएगा बच्चों,
लेकिन उसकी यूनिट नहीं होगी। अगर ये मान लो 15 है तो मोलर मास कितना हो जाएगा 30। अगर ये 60 है तो उसका वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 30। बोलो ना, नहीं आया समझ में? अगर 2 × 10 है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 20। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये भूलने का नहीं, एक तो ये क्वेश्चन का पार्ट बन गया आपका जो हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे सॉलिड के केस में कैसे डिफाइन होता है। तो वेपर डेंसिटी इन केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है बेटा सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक, याद रखना, स्पेसिफिक विशिष्ट, समझ में आ गई बात? ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व, समझ में आ गई बात? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी किसका? जो सॉलिड हमारा मान लो x है उसका, और वो लिखा जाता है सर जी डेंसिटी ऑफ दैट x, उस सॉलिड का डेंसिटी समझ में आ गया, वो लिखेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ये नहीं भी लिख रहे हो कोई भी टेम्परेचर पे ले लो, डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस आपको यूज करना है। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी जो कंपेयर करेंगे वो वाटर से, और गैस का रिलेटिव डेंसिटी जो कंपेयर करेंगे वो हाइड्रोजन से। कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का जो दूसरा नाम हम देने वाले हैं दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंसेप्ट क्लियर है सबको? तो अगर एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 1.36 into 1.36, बस इतना लिख के छोड़ दिया गया। What does it mean? इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो बेटा इसका अर्थ ये होता है कि 1.36, यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखा गया है बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हो गया, आप देखिएगा ध्यान से कि इसका मतलब ये हुआ सर कि डेंसिटी ऑफ मरकरी ऊपर लिखा जाएगा सर, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा जाएगा। इससे साफ साफ ये पता चला सर कि डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1.36 टाइम्स ज्यादा भारी होगा या ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अरे बोलो ना यार, बात समझ में आ रही है? 1.36 यहाँ रिलेटिव डेंसिटी लिख देंगे, ऊपर डेंसिटी ऑफ मरकरी लिख देंगे, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, जो भी है 1 ग्राम पर cc व्हाटएवर इट इज वो लिख देंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। जब ये हटाओगे तो ये एब्सोल्यूट निकल जाएगा 1.36 into 1 ग्राम पर cc। अब ये यूनिट हो गई इसकी, समझ में आ गई बात? नहीं आया समझ में? आ तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? सो आप याद रखिएगा एट 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ऐसे मान लिया है, टेंटेटिव वैल्यू मान लिया है, ठीक है? समझ में आ गया? सो राइट एंड प्लीज नोट कर लो। जब डेंसिटी पूछा जाएगा मरकरी का तब, अदरवाइज वो रिलेटिव टर्म है तो ऐसे लिखेंगे। चलो लिखो जल्दी से।
डन, बेस लिखो। समझ में आया? गुड। लिखो लिखो जल्दी लिखो, कोई बात नहीं, छूटेगा तो अपना उससे नोट कर लेना, इससे यूट्यूब से। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, उतार लो वैसे। चलो चलो, ये आपका डेंसिटी ओवर हो गया, राइट? आपको कुछ नहीं बचाना, देखो तो सब हो गया या बच गया कुछ? देखो ना, पैरामीटर सारे हो गए। यस सर। एनर्जी बच गया। अच्छा चलो एनर्जी देख लेते हैं। देखना बेटा, एनर्जी में थोड़ा सा ये रिलेशन आता है, वो देखो। एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड व्हाट? एनर्जी। मैं इस कलम को आसानी से उठा पा रहा हूं, मेरे पास इसके लिए एनर्जी है, लेकिन मैं इसको एक हाथ से नहीं उठा पा रहा हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं है। इस काम को करने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो एनर्जी क्या हुआ? कैपेसिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता। अगर ये है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सॉरी। हमारी बात नहीं समझे आप लोग? समझ गए क्या क्या बोला मैंने? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए भाई, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क को कहते हैं। आजकल वर्क किससे हो रहा है? ज्यादातर मशीनों से हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन होता है। तो वर्क किसी भी तरह से हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। बोलो QV, याद आया? QV समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज इनटू वोल्टेज, बीमॉ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एनीवे, अब इसके यूनिट की बात करेंगे हम आपसे। किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है? जल्दी लोग फटाफट बोलो। और CGS यूनिट क्या होती है? जल्दी बोलो तो। सर जी, चाहे एनर्जी अब जिसके वजह से हो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो, या पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो, या फिर वर्क एक होता है mgh, या W ले लेते हैं F इंटू D cos थीटा। बोलो F डॉट D cos थीटा। बोलो ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो कुछ भी ले लो यार, उसके चलते यूनिट की बात कर रहा हूं। तो SI सिस्टम में, इसमें से कोई भी हो, SI सिस्टम में एनर्जी उसे बोलते हैं क्या चीज? जूल से पहले एक टर्म आता है न्यूटन मीटर। क्या आता है? बोलो आगे समझ में। मान लो वो 1 न्यूटन मीटर है, तो 1 न्यूटन मीटर को अब ये हमारा SI यूनिट हो गया। बोलो बेटा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 जूल। कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ये साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है। उसी प्रकार यहां आ जाइए, 1 डाइन सेंटीमीटर, एंड दिस इज कॉल्ड 1 अर्ग। कितना कहलाएगा? एक मतलब 1 अर्ग भी इसको अर्ग में बोल सकते हैं। वैल्यू कितना का बराबर नहीं लिखा है, तो 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? ये तो अब हम बताएंगे आपको। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे अब हम बताने वाले हैं आपको। अब सुनिए आप हमारी बात। एक और यूनिट है यार वर्क का, यहाँ देखो तो एनर्जी का दूसरा है ये चार्ज इनटू, इधर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बोलो ना। सो इसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल। इसका क्या होगा? वोल्ट। इसका क्या होगा? कूलम। नहीं आया समझ में? यार तो बेटा ये बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ जूल इज इक्वल टू कूलम, कूलम इनटू वोल्ट? क्या बात है, समझ में आ गई बात? नहीं समझ रहे आप लोग? समझ गए आप लोग? तो बेटा एक बात सुनिए, अब एक छोटी सी बात सुनिएगा। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट पोटेंशियल है। इसको हमें जूल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एब्सोल्यूट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और वोल्ट कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। और कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा? सो यू कैन राइट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा बच्चों। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? इसके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कैसे बदलोगे। कंसेप्ट समझ में आया? इसे एक उदाहरण के लिए छोटा सा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा गया
कि 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं लैम्डा को, वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल हाउ मच। बेटा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं E इक्वल टू h म्यू बाई लैम्डा, याद आ रहा है, SC बाई लैम्डा, सॉरी SC बाई लैम्डा। इसकी वैल्यू ध्यान से सुनोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसके जगह सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का और वेलोसिटी ऑफ लाइट का, तो अप्रोक्सीमेटली 12400 आएगा और लैम्डा का वैल्यू हमको इंडस्टर में रखना है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। किसमें निकलेगा बोलो, तो आप ही बता दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, 12400 हो गया। लेकिन हमको ये किसमें दिया है, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में? कल मैंने क्या समझाया था, 400 में 10 जोड़ दो तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो। बोलो भूल गए क्या तुम लोग, भूल गए तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे कटाओगे 4 3 12 4 एकम 4 1.3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, हमारा राइट। अब तुमसे बोला नहीं हमको जूल में आंसर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के यहाँ क्या करोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। फंडा क्लियर है सबका, बात समझ में आ रही है? तो छापो इसको फिर आगे। डन? यस सर। बहुत बढ़िया, क्या मैं मिटा दूं? यस सर। पावर की यूनिट क्या होती है भाई?
प्रेशर की यूनिट, बहुत अच्छा। तो आप एनर्जी वाली बात ओवर हुई, अब हम बात करें आपसे प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, बोलो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। सीजीएस यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा और यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डाइन आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। लेकिन एक और आसान इसी चीज को एक दूसरे नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? बोलो पास्कल। पक्का? बेटा एक बात बताओ, अगर गैस के लिए मेजर किया 1 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितने के बराबर होता है? 700, ये रिलेशन पढ़े आप लोग, 60 mmHg। तो अगर हम कहें कि मेरे पास, तो 1 mmHg बराबर कितना एटमॉस्फेयर होगा बच्चों? 1/760 एटमॉस्फेयर, बोलो। तो अगर मेरे पास 380 mmHg हो बाय द वे, इफ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ? 760 और इंटू कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा, बोलो। और यहाँ कितना आ जाएगा? एटमॉस्फेयर। इसको हम डिवाइड कर दे 2 से, तो सीधे ये कितना आया? 0.5 एटमॉस्फेयर आया कि नहीं आया? आप लोग को मालूम है ये बात? जान लीजिए रिलेशन। और सुनिए, मैं क्यों बता दे रहा हूँ, सबका यूज है। 1 बार इज इक्वल टू नियर अबाउट, मान लीजिए थोड़ा कम होता है, 0.987 एटमॉस्फेयर होता है, बोलो। अब तुम लोग बताओ, 1 बार बड़ा हुआ या 1 एटमॉस्फेयर बड़ा हुआ? सर 1 एटमॉस्फेयर बड़ा हुआ, क्योंकि 1 बार तो कम है ना, बोलो। नहीं समझा हमारी बात? 1 से कम है ना बेटा? ओके, अब सुनो, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, या ये कह सकते हो कि सर जी mmHg और टॉर दोनों सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। सो आई कैन राइट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर। गलत है कि सही है? अरे ये गलत है कि सही है? सही है। फिर आ जाइए, 1 एटमॉस्फेयर बराबर हम पास्कल में लिखना चाहें तो 101.3 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। हमारा राइट और रॉन्ग? बोलो बच्चों, छाप लो इसे जल्दी से, भूलना मत। 1.0 होगा, 1.013 है ना, 013 इंटू 10⁵ पास्कल। छाप लो। डन। अब ले चलता हूँ दूसरी दुनिया में आप लोग को। मेन ओवर हो गया? यहाँ तक सीख गए सब कोई? अब देखो मजेदार बात, अब शुरू होता है मोल कॉन्सेप्ट। क्या शुरू होता है बोलो? अब हम बात किसकी करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट की। आगे बढ़ाइए। मोल कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा।
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोल, अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। आप में से कितने लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बन जाता है? हाथ उठाएंगे। बन जाता हो या नहीं बनता? कितने लोगों का प्रॉब्लम है कि मोल कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुआ ठीक से? सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपका क्लियर है? आपका सवाल बताइए, खड़े होइए, ये सवाल बताएंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, क्या पूछा मैंने? 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने ग्राम एटम्स होंगे? मोल क्लियर है तो बताओ। मोल को कितने तरह से निकालोगे बेटा? कोई बात नहीं है, आता है तो बताओ, नहीं तो सीखेंगे और क्या। बताओ कौन कौन सा। कैसे? वेरी गुड। और मास से निकाले। मास की बनो तो उसको क्या करोगे? मोलर मास किसे कहते हैं? यहीं छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना? बैठ जाइए। अब आप सीखिए। आप लोग सीखने का मतलब, समझने का मतलब, आने का मतलब फौरन क्वेश्चन मिलते ही आंसर आ जाए, ठीक है? खूब अच्छे से समझ लो इसको। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मोबाइल वगैरह बंद कर ले आप लोग, मोबाइल नहीं चलाएंगे, और इधर देखिए ध्यान से, इन्वॉल्व रहिए इधर। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला पॉइंट। अच्छा एक बात बताएं, आप किसी दुकान पे जाएं और उसे कहें कि भाई, केमिस्ट की दुकान पे जाएं और उसे बोलें कि हमें 1 नाइट्रोजन का आइटम चाहिए, क्या वो आपको दे देगा? बोलिए साहब, क्या आइटम को आप अपनी आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं? छू भी सकते हैं? छू तो सकते हैं पर फील नहीं होगा सर, इतना छोटा होता है, ठीक है? समझ में आ गया? नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल को, N2 को, N2 गैस, एक N2 गैस को आप पकड़ सकते हो? पॉसिबल नहीं है सर, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। am I right? ठीक है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ से आया? ये वैल्यू आपने सुना होगा 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर आता है। तो 1 एवोगाड्रो नंबर कितने के बराबर होता है? 6.023 × 10 टू द पावर। आखिर ये वैल्यू 6.023 × 10 टू द पावर 23 ही क्यों है? कुछ और होना चाहिए था। समथिंग इज डिफरेंट। मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता सर इसको। मैं 5.03 मान लूँ, 4.03 × 10 टू द पावर 23 मान लूँ, है ना लॉजिक? 6.023 × 10 टू द पावर 23 ही क्यों आया भाई? ये तो बड़ी अजीब बात है ना। बताएगा कोई क्यों आया? से उसकी अच्छा, उसके वेट के रेफरेंस में निकाला गया है, मोल को निकाला गया है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक आप सही अप्रोच कर रही हैं, मैं क्यों बताऊंगा और डिटेल, है ना? एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू जो है ये रिलेटिव टर्म है बेटा, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब मास को किस में मेजर करते हैं? आपको बोला मैंने ये मेरा छोटा भाई है, तो ये एब्सोल्यूट नाम है, या नाम आपका लेंगे तब एब्सोल्यूट पता चलेगा। ये छोटा भाई कोई नाम थोड़ी है, बोलो। उसी तरह से एएमयू जो है वो रिलेटिव टर्म है, उसको एक एटम के मास को कार्बन के मास से कंपेयर करते हो आप। फिर सवाल आता है कि कार्बन का मास ही क्यों लेते हो सर आप हाइड्रोजन का ले लेते, आप नाइट्रोजन का ले लेते, आप सोने का ले लेते, गोल्ड का ले लेते, कॉपर का ले लेते, पर आपने कार्बन ही क्यों लिया? दिस ऑल आर अ गुड क्वेश्चन। तो हम सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा मोल कॉन्सेप्ट में जानने से पहले ये है कि हम क्लियर करेंगे कि इट इज द मोल इज द, कह सकते हैं आप, डेफिनेशन देखिए बेटा, ये दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मोल। ये मोल टर्म कहां से आया वो है, मोल यूनिट टर्म कहां से आया। हम लोग लिखे हैं ना, अभी कल पढ़े थे, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ
बताओ, अमाउंट ऑफ, एग्जैक्टली, अमाउंट ऑफ क्या होता है बेटा, सब्सटेंस होता है। बहुत बढ़िया। अब सुनिए आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यहीं से खेल शुरू होने जा रहा है। आप सुनिएगा, आप द यूनिट, आप लोग सुनते चलिए, फिर किताब पढ़ लीजिएगा जाके। द यूनिट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस इज, एटम बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेगा बोलो। और अगर एटम को फर्दर तोड़ा तो नहीं जा सकता है, बट कंपोज्ड होता है, मिल के बना होता है। बोलो, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड बट फर्दर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। am I right? अब एक एक प्रोटॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके और न्यूट्रॉन मिल करके क्या बनाता है, एटम का मास का निर्माण करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। सुनिएगा जरा से, practically mass of one atom cannot be measured, हम उसे मेजर नहीं कर सकते बेटा, एक एटम के मास को। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एन को मेजर कर सकें, सॉरी 1n2 को भी आप मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ग्रुप ऑफ n2 को मेजर कर सकते हैं, यहां से कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक मशीन है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है, एक मशीन है जो कहलाता है मास, एक टेक्निक है ये, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मेथड से हम लोग मास ऑफ वन एटम आराम से निकाल लेते हैं। कंसेप्ट समझ आया? याद रखिए इस चीज को। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, फर्स्ट वॉल्यूम हरी वाली, वो घर जाके देखिएगा, उसमें जहाँ एएमयू लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट, वहां पढ़िएगा, और एएमयू वाला भी टॉपिक पढ़िएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। मास को मेजर करने के लिए, यहाँ देखिए बोर्ड पर, मास को मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम दो काम कर लेते हैं। एक मास हम एब्सोल्यूट फॉर्म में मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट, और एक बोलो रिलेटिव। अच्छा, मास और वेट में क्या फर्क है? मास से मेनली बेटा, अगर बल्क मास को मेजर करोगे तो एनालिटिकल बैलेंस की जरूरत होती है, बीम बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस। और अगर किसी वन पार्टिकल का मास मेजर करना हो, अब एब्सोल्यूट मास और एक आता है रिलेटिव मास। ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव मतलब कंपेयर किया गया, एब्सोल्यूट का मतलब डायरेक्ट 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम बोल दिया गया, जिसकी यूनिट होगी उसको। तो अब केमिस्ट्री के दुनिया में एब्सोल्यूट मास को मेजर करने के लिए, एब्सोल्यूट मास का मतलब होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास, फिर ये लफड़ा आ गया, ये मोल क्या है, अब ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। 1 मोल के मास को हम एब्सोल्यूट मास कहेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम पर मोल में। लेकिन रिलेटिव मास सिर्फ और सिर्फ 1 मोल पार्टिकल होगा, 1 मोल पार्टिकल के मास को बोलेंगे, और उसको कभी ग्राम में नहीं लिखेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे किसके अंदर, एएमयू में। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हम मास ऑफ 1 एटम को जो निकाले हैं जिस मशीन से, उसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन का भी निकाला गया, कार्बन का भी निकाला गया, और अदर एलिमेंट्स का भी निकाला गया, ठीक है ना। तो अब सुनिए, अब यहां से हमारा खेल शुरू होने जा रहा है। अब हम यहां से आपको समझाएंगे कि एक एटम के मास को किस मशीन से निकाला जाता है, बोलो जल्दी से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट्स का निकाला गया है, डोंट वरी। बट स्टैंडर्ड किसको माना गया, ये जरा सुनिएगा। आप लोग मुझे बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो सबसे छोटा एटम किसका बना होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट एटम, H, बोलो ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3, बट हम प्रोटियम मान लेते हैं, ये प्रोटियम है। ऊपर जो लिखा होता है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और जो नीचे लिखा होता है वो सम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। बोलो, मतलब उसके बराबर होता है,
समझ रहे हमारी बात? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले को ए बोलते हैं, नीचे वाले को जेड, ए माइनस जेड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलो। तो प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोलो यार। नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मास किसका कंसीडर करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आइए काम की बात करते हैं। वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया कहां से, उसका मास एक कैसे मेजर कर लिया आपने, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनिए कैसे पता चला। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी बात सुनिए, कंपेयर कर लीजिएगा घर जाके। तो इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उसमें हमने कार्बन का एटम चूज किया डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कार्बन को ही क्यों चूज किया सर आपने? इस मास, एक एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ा किसको बताओ? AMU का। AMU का, वेयर देयर इज AMU, समझ जाना कि उस एटम की तादाद कितनी है। मैंने बोला इस पेन का मास 200 AMU है, इसका मतलब पेन कितना है? समझ में आ रही है बात? एक बात बता रहा हूं, आप समझिएगा आप। और मैंने बोला कि इस पेन का मास 200 ग्राम पर मोल है, तो इस पेन की तादाद एक है या 1 मोल है? बोलो ना, 1 मोल। तो कब समझोगे 1 और कब समझोगे 1 मोल? जब AMU में लिखा होगा तो 1, और जब ग्राम पर मोल में लिखा होगा तो 1 से ज्यादा। कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं आया समझ में यार? अभी और बताऊंगा, अभी रुक जाओ। पहले मुझे ये डिफाइन करना है कि AMU को डिफाइन करने के लिए हमने C12 आइसोटोप्स को चूज किया। आखिर क्यों? इस आइसोटोप्स को हमने क्यों चूज किया? इसलिए चूज किया इस आइसोटोप्स को क्योंकि ये एयर, वाटर और लैंड सब जगह मिला करके, लिविंग और नॉन लिविंग सब में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, बोलो भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर। जमीन और पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बोलो, एक्वेटिक, मेराइन, नॉन मेराइन दोनों, सब किसके बने हुए हैं? कार्बन के। तो सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा कंपाउंड किसका पाया गया? एनवायरनमेंट के अंदर किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई गई? इसलिए कार्बन को क्या चूज किया गया? वो भी C12 आइसोटोप सबसे ज्यादा पाया गया, इसलिए इसको AMU को डिफाइन करने के लिए सेलेक्ट किया गया। समझ में आ गया? बिकॉज C12 आइसोटोप्स अकर्स इन आवर सराउंडिंग इन मैक्सिमम प्रोपोर्शंस, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड टू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब हम आपको एक बात बताएं, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन और अच्छा से उस वक्त समय किया गया, उस वक्त किया गया जब हमारा ये बन गया था कौन, और इससे एक C12 एटम का मास हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे और इसी से करते हैं। वो वैल्यू कितनी होती है ये देखिए आप। तो एक एटम 1C, ये इसको याद रखना है, 1C12 आइसोटोप्स के एटम का जो मास कैलकुलेट किया गया बेटा, वो किया गया 1.99268 into 10 to the power -23 ग्राम। कितना किया गया बोलो? ये यार 1 ग्राम तो दिखने को नहीं मिलता, 1 ग्राम तो देखने को नहीं मिलेगा, और 1 के नीचे 23 शून्य लगा देने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा ना कहाँ गया, कौन सा तराजू मेजर कर लेगा यार उसको, बोलो। बट किया गया। इस डिवाइस का नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, है ये जेनेवा में आपको मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा? जेनेवा, जहाँ IUPAC का हेडक्वार्टर है। am I right? IUPAC एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी आपको ऐड करना हो, नहीं ऐड करना हो, वो सब वहीं से पास होता है पहले, फिर उसमें कोई संशोधन किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो आप उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। तो आप लोग पहले एक चीज़ रट लीजिए, आज ही रट लीजिए, फिर मैं अपनी बात आगे ले चलता हूँ। एक कार्बन C12 एटम का मास किस मशीन से निकाला गया? वो वैल्यू कितनी निकाली गई? 1. बोलना यार, 99, बोलो, 1.992648। एनीबडी है बुक? किसी के पास बुक है NCERT? किसी बच्चे के पास बुक है? नहीं है। अगर बुक, अब कल से बुक लेकर के आया करो NCERT भी, तुम लोग को बताऊंगा कैसे किताब पढ़ना है, ठीक है ना? 1.992648, am I right? कितना हुआ? 1.992648, 10 का पावर -23 ग्राम या किलोग्राम? ग्राम। ये किसका मास है बेटा? एक एटम का मास है, am I right? अब इससे ही सारी चीजें पता लगा ली गई। कैसे? हम आपको अभी बताने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए।
उतार लिया बच्चों? डन, बहुत बढ़िया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अब मैं एएमयू को डिफाइन करने चल रहा हूं। किसको? दीजिए हेडिंग अच्छे से। मोल को जानने से पहले एएमयू जानना जरूरी है। एएमयू आप जानिए अच्छे से, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या भाई बच्चों देखो इधर बढ़िया से देखो। पढ़ो आगे। एएमयू, एएमयू एटॉमिक, हाँ एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको डिफाइन कर लिया जाए। पहले इसका मतलब जानिए और डिफाइन कीजिए। टू डिफाइन AMU, we take C12 isotopes as, to define AMU we take C12 isotopes as a standard element, because क्यों? Because it occurs in nature, बताओ, in maximum percentage, राइट। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अब आप लोग लिखना बंद कर दीजिए, लिखने का काम बंद कीजिए प्लीज। बंद कर दिए? आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। किसका डेफिनेशन की? एएमयू डेफिनेशन AMU। ठीक है सर, सी हियर प्लीज एवरीबॉडी। डेफिनेशन कहता है कि कार्बन के 1/12वें भाग का जो मास होता है, द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ C12 isotopes इज नोन एज AMU। फिर से सुनो, एक कार्बन एटम का मास, इट इज द मास ऑफ, मैं डिफाइन कर दूं, इट इज द, अभी रुक जाइए मैं वही पढ़ाता हूं। इट इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ C12, क्या बताओ, आइसोटोप। क्लियर है? एक मिनट C12 आइसोटोप्स के एटम का कितना हिस्सा करना है? उसके मास को क्या बोलते हो तुम? AMU बोलो ना, 1 AMU बोलो यार। तो अभी तुम बताओ, वी नो मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम लोग क्या जानते हैं? वी नो कि 1 C12 आइसोटोप्स का मास कितना होता है? 1.992648 into 10 का पावर माइनस इतना है। पक्का? तो एक का मास कितना होगा? एक C12 मतलब ये तो एक का मास हो गया, तो 1/12 C12 एटम का मास कितना हो गया बेटा? 1.992648 into 10 का पावर माइनस 23 और डिवाइडेड बाय कितना लिखना चाहिए? 12। समझ रहे हैं आप? ठीक है सर। अप्रॉक्स कर दे अगर हम, ये अप्रॉक्स कर दे अगर लगभग 2 मान लें, तो 2 को 12 से डिवाइड करना है। बोलो। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1.66 कितनी आएगी? 6 1 मिनट आगे तेज नहीं, 10 to the power माइनस 24 ग्राम आएगा। कितना आएगा? या 1.66 into 10 to the power माइनस 20, इसको केजी में बदलो, 7 kg आएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक तैयार हो जाए बिल्कुल। एक C12 एटम का मास
का आंसर ये हो गया, और ये 112 ये हो गया, और इसी को क्या कहा जाता है 1 AMU। क्या कहा था बोलो 1 AMU, पक्का। और ये मास प्रैक्टिकली देखा गया डियर स्टूडेंट कि इट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन। फंडा समझ में आ गया? अब नहीं आया समझ में, तो पता चला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से पता किया गया था, बोलो ना यार। इलेक्ट्रॉन का नहीं, लेकिन प्रोटॉन का मास यहां से पता चला। इलेक्ट्रॉन का तो तुम्हें मालूम है किससे पता चला, चार्ज में E/m रेशियो से, चार्ज बाई मास रेशियो से, बोलो ना। वो मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें बाद में, है ना। ये देखिए, जब तक आप फील नहीं करेंगे, सचमुच उसका हक नहीं जानेंगे, तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो एक तो टीचर को कंटेक्स्ट मालूम हो, सब्जेक्ट मालूम हो कि अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं तो क्या उसका तरीका यही था, यहीं से निकल के आएंगे सारी बातें एनसीईआरटी के अंदर या साइंस के अंदर। तो जब आप इतना जानोगे तब फील आएगा आपको। तो आपने ये देख लिया कि 1 AMU जो है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया। और जितना एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, बताओ यार, तुम लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। नहीं, किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं आया समझ में यार? अब सुनो एक छोटी सी बात, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU। कितना होता है? इसका अर्थ जानते हो क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ उसके अंदर 16 क्या होंगे, 8 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्यों 16 लिखा गया AMU, समझ में आया? नहीं आया समझ में आया? जब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास इतना है, 1 AMU है, बोलो ना, तो 16 AMU का अर्थ यही हुआ ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है बेटा। नहीं आया समझ में? आया? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में अंतर है ना बेटा। एटॉमिक नंबर केवल प्रोटॉन के नंबर को कहते हैं या इलेक्ट्रॉन के नंबर को कहते हैं, और एटॉमिक मास में क्या होता है, सम आ जाता है। आप कहोगे सर हाइड्रोजन के केस में तो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे बट वहां न्यूट्रॉन नहीं है यार। नहीं आया समझ में यार? पार हो गया क्या ऊपर से? ये बात समझ में आ रही है सबको? अगला क्लास जो हमारा होने वाला है, अभी है 2-4 मिनट, इसके बाद ये जानने के बाद एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बताऊंगा। AMU को कन्वर्ट करना होता है ग्राम में, और ग्राम को कन्वर्ट करना होता है AMU में। तो हम लोग ये तो देख लिए यार 1 AMU बराबर इतना ग्राम होता है, लेकिन 1 ग्राम बराबर कितना AMU ये नहीं देखे अभी। तो हम इसी से डेवलप कर लेंगे रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम, और यहीं पे हमारा लेक्चर आज का फिनिश होने वाला है। फिर कल हम आपसे बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे, और कल और इंटरेस्टिंग, कल तो संडे है, मंडे में बात होगी। तो यहाँ पे आ जाए, हम यहाँ आपसे बता दें, गौर से समझिएगा आप लोग कि सर जी 1.66 यहाँ से क्लास आपकी शुरू हो गई है, अभी और अच्छी क्लास होगी इसमें। ये तो डाटा मैंने बताया है, और फील आएगा, चिंता मत करो। यहाँ तक में किसी छात्र को दिक्कत हो तो बताओ। हाँ ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर, मैं क्या लिखने वाला हूँ, -24 ग्राम बराबर कितना AMU बेटा। तो अगर मेरा दिल करे कि नहीं 1 ग्राम में कितना AMU होगा, तो हाउ आई कैन राइट, सर जी 1 बाई, बोलो ना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, बोलो यार, और दिस इज कॉल्ड AMU। मतलब समझ में आ गया? 1 ग्राम में कितना AMU होगा, ये आप अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर हम आपसे डिटेल डिस्कशन कमिंग क्लास में करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इसका मुझे इस्तेमाल करना है। am I right? तो आपने क्या देखा बेटा कि एक्चुअली AMU जो होता है, 1 मिनट रुक जाओ जरा से, एक चीज और, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, AMU 1 AMU इज वास्तव में 1/12 इंटू क्या था, मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। समझ में आ गया? क्या ये लिखना सही है गलत है? अरे बोलो यार। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में IIT JEE में क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन सा कथन सत्य है, क्या पूछा गया, विच स्टेटमेंट इज राइट रिगार्डिंग AMU। तो आपको बताइए AMU बराबर होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12, ये भी सही है। यहाँ पे आएगा 1 ग्राम बराबर इतना होता है, ये भी सही है। 1 AMU बराबर इतना kg होता है, ये भी सही है। 1 AMU बराबर 1.6 कितना होता है, ये भी सही है।
और ये क्या मास ऑफ एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है? यस सर, ये भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतनी जानकारी आप रखते हैं इसका मतलब कि आप एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी आप कर रहे हैं और आप ऐसे ही पढ़ते चलिए, केमिस्ट्री आगे ऐसे ही पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।